हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर ए टू जेड नॉलेज में। आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बीएसएससी के, जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। और इसमें हम सिर्फ सामान्य अध्ययन प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा। यदि अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? इसी का नाम है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। या किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है गोवा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा जो है केरल है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में अवस्थित है। कहाँ है? केरल में है। और इसे है ना साइलेंट वैली क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है अत्यंत शांत है। यहाँ का जो वातावरण है शांत है, इसलिए इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पर अवस्थित या स्थित है? तो नर्मदा नदी, मांडोवी नदी, तापी नदी या पेन्नार नदी। इसका आंसर आप लोग बताइए कि गोवा जो है किस नदी के नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, मांडोवी नदी, तापी नदी, पेन्नार नदी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो आंसर होगा मांडोवी नदी पे स्थित है। गोवा मांडोवी नदी के पर स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। या किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है वो है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए समान आर्द्रता को, बी समान तापमान को, सी समान वर्षा को, और डी जो हमारा है समान वायुमंडलीय दाब को। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, समान वायुमंडलीय दाब को। किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 4 नंबर कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, मतलब मिल जाती है? समाहित होती है मतलब मिल जाती है। साबरमती, लूनी, बेतवा या फिर इनमें से कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, जो मिल जाती है, वो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और मैं आपको यही बताने देना चाहती हूँ लूनी नदी का जो उद्गम, लूनी नदी का जो उद्गम समझते हैं, जहाँ शुरुआत होती है, यह कहाँ है? तो अजमेर जिले में स्थित, अजमेर जिले में स्थित एक है ना पहाड़, जिसका नाम है क्या नाम? नाग पहाड़। क्या नाम है? नाग पहाड़। ये नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से होता है? ये लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर जिले में स्थित एक नाग पहाड़ से, जो अरावली से, नाग पहाड़ जिसको हम अरावली भी पहाड़ कहते हैं, वहाँ से इसका उद्गम है। और जो कहाँ समाहित है? कच्छ के रण में। कौन सी? समझिए बात को। क्वेश्चन में आता है कि निम्न कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। इसका उद्गम हो जाएगा कहाँ से होता है? कहाँ से इसका उद्गम है? तो इसका जो है अरावली पर्वत से। कहाँ से है? अरावली पर्वत से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग किस देश से थे? किस देश से थे? ऑप्शन ए स्पेन, 2 मैक्सिको, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जो है ऑस्ट्रिया। तो डॉक्टर नॉर्मन जो थे वो कहाँ के थे? तो ये हमारे जो थे अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। डॉक्टर नॉर्मन वेलराम जो थे कहाँ से थे? अमेरिका के थे। और इसे है ना हरित क्रांति का, इसे जो है हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है।
डॉक्टर वर्मन को हरित क्रांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है। यह जो डॉक्टर वर्मन थे यह कृषि वैज्ञानिक थे। कैसा थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत जैसे एक दूसरे को ऊंच नीच से देखा, भावना से देखा जाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर जो होगा छुआछूत के लिए जो है वो अनुच्छेद 18 है। आप लोग अनुच्छेद से याद कर लिए, क्वेश्चन आता रहते हैं अनुच्छेद से। क्या है? अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। हम सभी जानते हैं कि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। इसकी गणना की जाती है कब से? जैसे कि पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि की से मानी जाती है, या फिर पंचायत की पहली बैठक की तिथि से मानी जाती है, या पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से मानी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका जो माना जाता है जो 5 वर्ष होता है वह माना जाता है कि पंचायत राज का निर्वाचन के जो परिणाम घोषित कर दिए, जिस दिन परिणाम घोषित कर दिया जाता है कि ये जीत गया, वो जीत गया, फलना जीत गया, ढिकाना जीत गया, उस दिन से माना जाता है कि इसका 5 साल अवधि रहेगा। तो क्या हो जाएगा? जिस दिन घोषित हुआ, रिजल्ट घोषित रहता है उस दिन से मानी जाती है। अगला प्रश्न के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा ऑप्शन है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व को दिया गया है, या धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न 9 है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कथन सही नहीं है, बाकी सही नहीं हमको ये देखना है। सब सही होगा, एक न एक गलत होगा। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है, तो चौड़ाई 2:3 हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में औरों की संख्या जो तिलियाँ होती हैं गोल टाइप का, उसकी संख्या 24 होती है। ये भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये भी हमारा सही ऑप्शन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरियानंदगढ़ के सिंह से लिया गया। नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की अवधि 52 सेकंड की होती है, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। मतलब यह जो है गलत है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में जो कह रहा था कि ये जो गलत है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरियानंदगढ़ के शीर्ष से लिया गया। नहीं, इसका जो आंसर है कि राष्ट्रीय जो प्रतीक जो है यह जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, ये स्तंभ पे जो शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के पीठ की ओर किए हुए हैं, एक दूसरे के पीठ की ओर किए गए हैं। कहाँ से लिया गया है मैं आपको लिख देता हूँ कि राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न हमारा लोग का है 10वां प्रश्न है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में से एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे
कुल वैध मतों का 1/5 भाग से कम मत प्राप्त हो, 1/7 भाग से कम मत प्राप्त हो, या 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर नंबर उसका सी हो जाएगा, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चल लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि बस सुनो। तो प्रश्न संख्या 11 जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पूछ रहा है, कलकत्ता में, बॉम्बे में, लाहौर में, या मद्रास में। तो आप इसका मुझे बताइए कि इस कहाँ हुआ था। तो इसका जो हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और आपसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो स्थापना किया था ये 1885 में, जो ये कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। इसका स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो किया था वो तो एलन ऑक्टेवियो हुम। एलन ऑक्टेवियो हुम, जो कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि एक दल लोकसभा विपक्षी दलों होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो इसका आंसर जो लोकसभा में कितने सांसद होना चाहिए? 55, 65, 60 या 100। तो 55 होने चाहिए। कितने होना चाहिए? तो 55 होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों हम लोग चल लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7 दिनों के बाद, बी 15 दिनों के बाद, सी 21 दिनों के बाद, और डी 28 दिनों के बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद माना जाएगा? 7 दिनों के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 13 के बाद। प्रश्न संख्या हमारा 14 क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? बहुत पीबीआई प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ है कब खत्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1948, डी 1952 और सी 1952, डी जो है 1956। अब मुझे बताइए कब खत्म हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। कब समाप्त हुआ था? संपन्न कराए गए थे, समाप्त नहीं, आम चुनाव कब संपन्न कराए पहली बार हुआ था? स्वतंत्रता के बाद, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। ऐसे में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 1952 में जो हुआ था कब से कब तक हुआ था? तो यह जो चला था ये चला था 25 अक्टूबर 1951 से 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, ऐसे में आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, 1952 में चला था, कब से कब तक चला था? तो आपको 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। लगभग 4 महीने के आसपास, 4 मंथ के आसपास यह चला था। और मैं आपको ये बताऊँ पहला वोट कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये भेजिए कि पहला वोट कहाँ हुआ था? आम चुनाव का पहला वोट कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हिमाचल प्रदेश। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में। हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में। चीनी तहसील में। चलिए मैं एक बार आपको एक बार और कंक्लूजन बता देता हूँ कि प्रश्न संख्या हमारा है, प्रश्न हमको कह रहा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो यह हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 1952 तक, 21 फरवरी 1952 तक। हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में हुआ था। चीनी तहसील में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में हुआ था। ठीक है,
एमपी, नहीं एमपी नहीं, हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90-10 के, 50-50 के, 75-25 के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 90-10 के। क्या हो जाएगा? 90-10 के। प्रश्न संख्या हम लोग अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। चलिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? बहुत बीबीआई प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और है पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर मुझे बताइए कि कब हुई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। मैं इसमें एक क्वेश्चन और बता देना चाहता हूँ, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? मैं आपसे पूछना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 तक, 1961 से 1966 तक था, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते। प्रश्न संख्या हमारा 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि बिहार में किसान सभा के स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन इनके कहते हैं? तो सहजानंद सरस्वती। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? क्वेश्चन पूछ दे कब किया था, तो 1929 में। कब किया था? 1929 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार सुन लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, या दीनबंधु मित्र, या बंकिम चंद्र। इसका आंसर मुझे बताइए कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो नील दर्पण के जो रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र कौन है? दीनबंधु मित्र, ठीक है। यह कब हुई थी प्रकाशित? तो 1860 में हुई थी, 1860 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से? बलवंत मेहता कमेटी या बलवंत मेहता कमेटी पंचायती राज से जो है, ये जो है इसका बलवंत मेहता कमेटी से ही। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बलवंत मेहता कमेटी से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न अच्छा, इसका ऑप्शन आप लोग देखें 19 का ऑप्शन। तो 19 का ऑप्शन ए है बलवंत मेहता। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन नंबर पंचायती राज से शाह कमीशन, MC जोशी, या कमेटी या सेनी मुकुल मुदगल कमेटी। तो आपको बताइए दिए थे इसका जो संबंध जो था वो किससे था? मेहता से था, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं, बलवंत मेहता कमेटी से था, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी सिंचाई, या फिर लोक भागीदारी, या ऑप्शन नंबर डी है सिंचाई। क्या होगा मुझे बताइएगा। तो 20 का जो हो जाए लोक भागीदारी से था। क्या चीज़ से था? लोक भागीदारी से, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर देख लेते हैं क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिएगा, ये इस सबसे एक प्रश्न जरूर आता है, ये किससे दिया जाता है, ये किससे दिया जाता है, ये पुरस्कार किस में दिया जाता है। आप लोग इसको ढंग से एक बार याद कर लीजिएगा।
तो द्रोणाचार्य साहित्य पुरस्कार जो है ना वो दिया जाता है क्रीडा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, मतलब खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल दिया जाता है। इसका आरंभ कब से हुआ था? ये द्रोणाचार्य के आरंभ किस से हुआ था? तो याद रखिए, इसका जो आरंभ हुआ था ना वो आरंभ हुआ था, हाँ, 1985 से। कब से हुआ था? 1985 से हुआ था द्रोणाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, निम्न में से किनके संबंध से है? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, या दिलीप सिंह, या केसी नायडू? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद्र से। किससे है? ध्यानचंद्र से। किससे है? ध्यानचंद्र से है। ठीक है, ध्यानचंद्र से है। ये ध्यानचंद जो थे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ध्यानचंद जो थे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इनका हॉकी से। क्या चीज़ से जुड़े थे? हॉकी से। हॉकी का पिता भी किसी कहा जाता है? ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न का 22 के 23 देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है कि मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वे किस देश के राष्ट्रपति थे? म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, या स्वीडन? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस के थे। कहाँ के थे? फिलीपींस के। ठीक है, फिलीपींस के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख ले। 24 नंबर प्रश्न है कि 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर: रूस में, दक्षिण कोरिया में, यूनाइटेड। ये जो संबंध है वो किससे थे? तो वो रूस से थे। किन से थे? रूस से थे। अगला प्रश्न वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका में स्थित है। बोले इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल महासागर तक है, और इसकी लंबाई सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। ठीक है, आप फिलहाल इतना याद रखिए कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। डूरंड कप। देखें, अभी एक और प्रश्न इससे ऊपर था, एक यहाँ भी है। ये 2015 का हम लोग देख रहे हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से, इनमें से कोई नहीं। डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला नंबर प्रश्न देख। प्रश्न संख्या 28 वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? ये 14 के बारे में पूछा गया है। तो ठीक है, बराक ओबामा, मलाला यूसुफजई, बान की मून, यूरोपीय संघ, या यूरोपीय संघ? अब मुझे बताइए इसका कौन है? 2014 के तहत इसका आंसर हो जाएगा वो मलाला यूसुफ और कैलाश शरणार्थी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 28 नंबर देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बहुत ही बीबीए प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन ए असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? असम से। कहाँ से? असम। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का। ठीक है, बिहू जो है असम का त्यौहार है। यह जो है ना असम में 3 बार मनाया जाता है। कितने बार मनाया जाता है? असम में 3 बार। मैं सही बताता हूँ, 3 बार मनाया जाता है असम में बिहू। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। पेरू की राजधानी है लापाज, क्यूटो, लीमा, या बोगोटा? इसका ऑप्शन आंसर सही क्या हो जाएगा? लीमा। क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र जो अब बंद है कहाँ है? कहाँ है? रूस में, यूक्रेन में, बेलारूस में, और जॉर्जिया में? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कहाँ है? यूक्रेन में। जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो बंद हो गया वो कहाँ है? यूक्रेन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या? जापान की मुद्रा क्या है? तो सभी जानते हैं जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या है? जापान की मुद्रा येन है।
नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चलते हैं। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन नीलफेयर को, हुदहुद, लहर या फिर हेलेन। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलफेयर। क्या हो जाएगा? नीलफेयर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है या निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। मुल्क राज आनंद के द्वारा, शोभा सिंह के द्वारा, या स्किन बर्ड के द्वारा, या कुशवंत सिंह इनके द्वारा लिखा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। या किसके द्वारा लिखा गया है? कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। इसमें एक बात और बता देता हूँ, ट्रेन टू जो पाकिस्तान है या 1947 ईस्वी में भारत विभाजन की त्रासदी केंद्रित है। यह उपन्यास जो है ना, यह एक उपन्यास है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो क्या है, एक उपन्यास है। यह उपन्यास एक कल्पित गांव मनु मजारा की कहानी पर है। इस पे किस पे आश्रित है? तो मनु माजारा, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। किस पास रहते थे? मनु माजरा के। ये जो 1947 के बाद जो त्रासदी हुआ था उस पर केंद्रित है। 34 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर ये तो हम लोग जान लेते हैं कि किनके जो पुस्तक, इनके जो ये जो एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, जो किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा है। विंग्स ऑफ फायर जो एक आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक। और यह एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इसके सहायक लेखक जो है ना वो अरुण तिवारी। कौन है? अरुण तिवारी, सहायक लेखक तिवारी, ठीक है। और इसमें जो है ना, इस ऑटोबायोग्राफी में क्या है, तो बचपन से लेकर के इसमें जो है इस विंग्स ऑफ फायर में जो है बचपन से ना 1999 तक जो भी अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम के जो ऑटोबायोग्राफी है उस दिन लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक बार देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? मतलब साफ सीधी एक बात ये कहना चाह रहा है कि भारत एक खोज ये जो पुस्तक के लेखकों ने कारावास में लिखा गया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है भारत एक खोज, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 जो है, कौन सा देश शुगर बाउंड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील या फिर USA, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को है ना क्यूबा को है ना एक चीज़ और मैं बता दूँ ना, क्यूबा को ना ये क्या कहा जाता है? द विश्व के चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देख लेते हैं। 38 क्या है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ये तो आप लोग को याद ही होना चाहिए कि जल का तापमान क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1954 में और 1919 में। इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। कब हुआ था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ UN का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। मैं इसका पूछ देगा मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है।
मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कि भारत की आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलेस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख ले 40 नंबर। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन या A.O. ह्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा? तो A.O. ह्यूम। ठीक है, क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का यदि क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन जब कोई पूछ दे कि A.O. ह्यूम का जो पूरा नाम क्या था, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था, तो इसका एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह ना ब्रिटिश कालीन भारतीय सिविल सेवा अधिकारी जो राजनीतिक सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या म्यांमार की राजधानी क्या है? यांगोन, मांडेले, नेपद्याव और काचिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नेपीदाव। क्या हो जाएगा? नेपीदाव। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, ठीक है, बलराज सैनी, प्रेमचंद, अमृता प्रीतम। इसका जो लेखक कौन है तमस का? ये है ना भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी। इसका जो प्रकाशन कुछ जो पूछ रहे प्रकाशन कब हुआ था भीष्म साहनी का जो है तमस का जो प्रकाशन कौन जो लेखक है भीष्म साहनी, प्रकाशन कब हुआ था? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस ने जीती? महाराष्ट्र ने, रेलवे ने, या फिर कर्नाटक ने, पंजाब ने। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक ने जीती थी। किसने जीता था? कर्नाटक ने। ठीक है, किसने जीता था? कर्नाटक ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 जो हमारा कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल या क्विल्टमैंट एटली या मैकलिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लिमेंट एटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर के, तो ये तो उस 2015 के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, 2015 के अनुसार जो इसका अर्थ हो रघुराम राजन, लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूँ अभी कौन है। ठीक है, अभी कौन है? तो अभी के अनुसार बताऊँ प्रेजेंट में जो है RBI के गवर्नर, RBI का जो गवर्नर है अभी कौन है 2022 के अनुसार, 2022 के, तो अभी जो है शक्तिकांत। कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, IAS, शक्तिकांत दास IAS। ठीक है, RBI गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास IAS। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ममता शर्मा, अनीता शर्मा, गिरिजा व्यास या जयंती पटनायक। जयंती पटनायक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जयंती पटनायक। क्या हो जाएगा इसका? जयंती पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 भारत और चीन के बीच पंचशिला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1949 में, 1962 में, 1954 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका तो आंसर आप लोग को याद होना चाहिए, 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और यह जो हस्ताक्षरित हुआ था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई किसके बीच हुआ था? तब प्रधानमंत्री भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो थे चाउ एन लाई के। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 48। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए प्रकाश सिंह केरो, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो भारत में हरित क्रांति किसे जाने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन को जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49। आंग सान सू की जो एक LD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? ठीक है, करंट अफेयर उस समय का है, किस देश संबंध रखती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड या म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब किया गया था? महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच पूना समझौता कब किया गया था? 1919 में, 1952 में, 1937 में, 1935 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था पूना समझौता? 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न 51 नंबर कि गीर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, असम में। ठीक है, तो या तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। किस प्रसिद्ध है, जो कहाँ से अवस्थित है? गुजरात में। एक बार बताता हूँ, एशिया का एकमात्र ये जगह है जहाँ एशिया का ये एकमात्र जगह है, कौन है? गिर वन्यजीव विभाग ने जो सिंहों के लिए निवास है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 52। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? मैसूर, त्रावणकोर या कुर्ग या कुछ बिहार। इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। क्या जाएगा? त्रावणकोर। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में? कोयल, सोन, पुनपुन या कारो? कोयल, सोन, पुनपुन या कारो। तो इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा। ठीक है, इसे है ना सोन को है ना सोनभद्रा शिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्रा शिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मेगास्थनीज, हेनसांग, इब्न बतूता या अल बरूनी। ठीक है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था वो किया था? हेनसांग ने किया था। किसने किया था? हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये हेनसांग जो एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आपसे और पूछना चाहता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था, मतलब इसको ख़त्म कर दिया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, बख्तियार खिलजी। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, खिलजी। चलिए अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 जो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1930 कराची, 26 जनवरी 1930 लाहौर, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता, 26 जनवरी 1930 बम्बई। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, 1930 में हुआ था लाहौर। कहाँ? लाहौर। ठीक है, इसी के साथ मुझे आप बताएं कि एक आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।